लेकर आए हैं आज पीओ या आरओ के प्रैक्टिस सीरीज श्रृंखला नंबर 7 का पार्ट 2। कल हम लोगों ने डिस्कस कुछ प्रश्नों पे किया था, आज उसके आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इसको नियमित रात्रि 9 बजे देखना ना भूलें और अपने प्रिपरेशन में कोई भी कोताही ना बरतें। हाँ, जो विद्यार्थी अगर टॉपिक वाइज डिस्कस करना चाहते हैं, अगर उनको चैप्टर वाइज डिस्कस करना है, विषयवार करना है, तो आप हमें सुबह 7 बजे भी मिल सकते हैं उसमें लाइव क्लास में। तो चलिए आज की क्लास का डिस्कस करना हम लोग शुरू करते हैं। इनमें से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। तो देखिए एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो कि फ्रांस में बॉक्सा नामक स्थान पर मिला था, इसलिए इस खनिज का नाम भी रख दिया गया बॉक्साइट। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम के जो है एक प्रमुख अयस्क है, जिसका भारी मात्रा में उत्पादन भारत में भी आपका जैसे कि झारखंड का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, जहाँ पर कोयले का भी भंडार पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में बॉक्साइट का भी भारी मात्रा में उत्पादन होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लौह का उपयोग। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या कार्य है? तो इसका मुख्य कार्य ये है कि शरीर में ऑक्सीजन का क्या करे? परिवहन करे। तो हमारे शरीर में मौजूद जो ब्लड रक्त में हीमोग्लोबिन है, वह हमारी ऑक्सीजन हम लोग जब श्वास के साथ लेते हैं तो वह हमारा हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है और फिर पूरे शरीर के, पूरी बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है हीमोग्लोबिन। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो उनमें से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, शरीर में शर्करा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। तो वृक्क यानी किडनी का काम क्या है? ब्लड का फिल्टर करना। तो अगर ब्लड फिल्टर ना हो तो उसमें जो नत्र जनित अपशिष्ट होंगे वो हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाएंगे और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हम लोगों के शरीर में रक्त में मौजूद जो कुछ अपशिष्ट के साथ साथ जहरीले पदार्थ होंगे वो भी लगातार उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लड गंदा होने लगेगा, ब्लड साफ नहीं हो पाएगा। तो फिल्टर करने का कार्य शरीर में किसका है? किडनी या वृक्क का है। इनमें से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? हीमोफीलिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, पेचिस। तो कैंसर आप जानते हैं कि एक विकिरण है, जबकि ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि टीबी जिसे हम लोग बोलते हैं। पेचिस भी एक बैक्टीरिया फंगस से होने वाला रोग है जो हमारी आंतों को प्रभावित करता है। जबकि हीमोफीलिया एक कैसी बीमारी है? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को क्या होता है कि इस जो रक्त चोट लगने पर रक्त का प्रवाह नहीं रुक पाता, तो 2 से 5 मिनट रक्त का थक्का बनकर बहना बंद होता है। जबकि एक साधारण व्यक्ति का, और जब हीमोफीलिया से ग्रसित कोई व्यक्ति होता है तो उसके ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। ऐसे में रक्त को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। निम्न से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? एग्लूटिनिन, केसीन, मायोसिन, होमोग्लोबिन। तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो रक्त जो ब्लड है मिल्क है, मिल्क में जो है केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, कुछ आनुवंशिक रोग थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हीमोफीलिया के साथ साथ देखिए कुछ आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं। जैसे वर्णंधता, आपने नाम सुना होगा। वर्णंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। एक कलर में कभी कभार ऐसा होता है कि व्यक्ति 2-3 कलर को एक ही रंग उसको दिखाई देता है। ये भी एक कैसी बीमारी है? ये भी एक आनुवंशिक बीमारी है। टर्नर सिंड्रोम, ये भी आनुवंशिक बीमारी आपकी। डाउन सिंड्रोम और एक जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ये भी एक आनुवंशिक बीमारी है। रक्त समूह का आविष्कार है, यानी रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? लैंड स्टीनर ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने। तो आप जानते हैं कि जाने माने वैज्ञानिक
जिन्होंने 1902 में, किस सन में, 1902 में ब्लड के जो है वर्ग किया था, ब्लड का विभाजन, वर्गीकरण किया था, और इन्होंने 4 समूहों में बांटा था। किसका नाम? लैंड स्टीनर ने। तो लैंड स्टीनर ने ब्लड को 4 समूह में बताया, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। बाद में इसी का एंटीजन जो है हम लोग खोजते हैं, तो उसमें ए एंटीजन पॉजिटिव है तो ए प्लस हो गया, नहीं है तो निगेटिव हो गया। पॉजिटिव है तो बी प्लस हो गया, नहीं है तो निगेटिव हो गया। पॉजिटिव है तो ए बी प्लस हो गया, नहीं तो निगेटिव हो गया। पॉजिटिव है तो ओ प्लस हो गया, ओ निगेटिव। इस तरीके से अगर जब एंटीजन को शामिल कर लिया जाए तो कुल इसी का 4 गुना 8 हो जाता है। लेकिन वास्तव में लैंड स्टीनर ने इसको क्या किया था? विभाजित किया था। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, आमाशय स्टमक, यकृत यानी लीवर, छोटी आंत इंटेस्टाइन। तो देखिए जो पीलिया है, पीलिया क्या करता है? पीलिया यानी ज्वाइंटिस, इससे सबसे ज़्यादा हमारा शरीर का लीवर अंग प्रभावित होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी एक वायरल है जो पीलिया का कारण बनता है। दूसरा कारण जॉन्डिस का बनता है आपका मलेरिया। मलेरिया अगर लंबे समय तक आपके शरीर में हो जाता है तो उससे भी जो है एक समय बाद धीरे धीरे लीवर कमज़ोर पड़ता है, और जो हमारा ब्लड है उसमें सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इससे सबसे ज़्यादा अंग हमारा लीवर प्रभावित होता है। ठीक, जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है। देखिए जैसे जैसे अवस्था में परिवर्तन होता है, ब्लड प्रेशर का जो दाब है वो घटता है। लेकिन आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर के जो अधिकतम रोगी मिलेंगे आपको, वो उम्रदराज लोग मिलते हैं। वो अलग रीज़न है, वो तो है कि हमारे जो वेन हैं या आर्टरी हैं उनके अंदर, जो हमारी शिराएं हैं उनके अंदर जो है फैट का यानी वसा का एक लेयर का जम जाना, और उसके कारण ब्लड प्रेशर उनका बड़ा होता है, तो ब्लड प्रेशर बीमारी। लेकिन असामान्यतः उम्र के साथ जो है ब्लड का प्रेशर घटता है। ठीक, मधुमेह के उपचार है तो प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. बैंटीन ने, स्लीडेन स्वान ने, ब्राउन ने, हुक ने। किसने किया था भाई? तो ये किया था एफ.जी. बैंटीन ने। किसने किया था? एफ.जी. बैंटीन ने। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं को अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग को विज्ञान की भाषा में कहते हैं एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, सेप्टिसेमिया। क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ल्यूकेमिया, जब WBC की मात्रा हमारी ब्लड में ज़्यादा होती है। और आप जानते हैं कि WBC क्या करते हैं? ये शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, कोई कुछ गया तो उसको मारने का काम करते हैं। क्लियर? चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, तेल में संतृप्त वसाएं होती है, तेल का संग्रह आसान है, तेल सस्ता होता है। तो देखिए जो तेल है, ऑयल है, जिसका हम लोग सीधे वनस्पति से प्राप्त कर लेते हैं, इसका जो प्रोसेसिंग ये है कि इसमें असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं, जबकि वनस्पति जो घी होता है उसमें संतृप्त वसा पाए जाते हैं, जो कि हम लोगों को नुकसान करता है। क्लियर? फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं मृतोपजीवी, पराश्रयी, सहजीवी, प्रोटोघटनी। तो ये देखिए होते हैं क्या? सहजीवी, सिम्बोटिक होते हैं। तो इन सहजीवी जैसे कि दलहन फसलों में
जो है राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, और यह एक सहजीवी है जो क्या करता है, विनाइट्रीकरण करता है, नाइट्रोजन को मृदा में मिलाने का काम करता है। तो ये सब सहजीवी होते हैं। कोलेस्ट्रोल है पढ़हरित प्रकार का कोलोफार्म का एक यौगिक है। जंतु वसा उपस्थित वसीय एल्कोहल है। क्रोमियम का लवण है। क्या है यह? तो यह भाई जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये एल्कोहल हम लोगों के शरीर में क्या होता है, नुकसानदायक होता है। जब हम लोग जैसे देखेंगे आप बहुत लोग, तो इसलिए कहा जाता है कि जंतु वसाओं का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 60 बार, 78 बार, 120 बार, 72 बार। बहुत ईजी सवाल है, 72 बार पर धड़कता है। इनमें से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, केवल मीथेन। तो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर आपका क्या होगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये दोनों ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा आपका कल कारखानों के साथ साथ डीजल वाहनों से भी होता है। साथ ही जो मीथेन है इसका सबसे ज़्यादा उत्सर्जन दलदली भूमि और धान के खेत से होता है, कृषि अपशिष्टों से होता है। पशुओं के गौशालाओं में भी सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्पादन होता है। इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी सब क्या है? यंत्र सामग्री है। श्यामी वीवर, ब्लैक होल कोई भी विकिरण प्रवाहित नहीं करता। ब्लैक होल के बारे में बताइए। कोई भी विकिरण प्रभावित नहीं करता। पराबैंगनी किरणों को पार रक्त किरणों में बदल देता है। सारे विकिरण जो उसके पास से प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण करता है। एक काल्पनिक विचार है, बिल्कुल काल्पनिक विचार नहीं है। ये क्या करता है कि कोई भी ब्लैक होल के पास सारे विकिरण जो भी जाते हैं उनका ये क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। ना तो ये प्रकाश को उत्सर्जित होने देता है, ना किसी तरंग को जो है परावर्तित होने देता है, सबका अवशोषित कर लेता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है। ये तारों के जीवन की अंतिम अवस्थाएं हैं, ब्लैक होल की जैसी स्थिति बनना। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड। तो इसके लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये यानी एसिड रेन जब वर्षा होती है तो अगर वायुमंडल हमारे ये दोनों गैसें विद्यमान हैं तो गैसें मिल करके उस वर्षा को सामान्य वर्षा से एसिड रेन में कन्वर्ट कर देती हैं, तेजाब वर्षा में कन्वर्ट कर देती हैं। जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई। जीन विश्लेषण, जीन प्रतिचित्रण, जीन संबंधन, जीन संश्लेषण। क्या करते हैं? जीन एनालिसिस, जीन मैपिंग, जीन स्पाइसिंग, जीन सिंथेसिस। तो इसमें देखिए जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं? जीन का मैपिंग करते हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब भी होता है कि जब वायुमंडल में जो कार्बन जनित गैसें हैं उनकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो उनके प्रभाव से, उनके घनीकरण के प्रभाव से वायुमंडल का ताप बढ़ने लगता है। अर्थात विकल्प ए सही होगा। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। नील हरित शैवाल के साथ हड्डी का चूरा, गोबर, यूरिया। किसके साथ एजोला को मिलाया जाता है सबसे उपयुक्त होता है? तो ये नील हरित शैवाल के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है चित्र डाटा संशोधन हेतु, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है पद्यांश डाटा संशोधन के हेतु जारी किया जाता है। एक पेन ड्राइव है, एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक। GIF का आशय है, GIF का आशय क्या होता है? ज्योग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अर्थ होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होगा नहीं, ये भी करेंगे, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। तो इसका सही माने में अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो अगर इसी में एक ग्राफिकल ना लगा होता तो सी हो जाता, ग्राफिक्स होता है, इसके स्थान पे क्या होता है? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। कंप्यूटरों को जाल क्रमित नेटवर्किंग करना खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, उपरोक्त में से सभी। तो क्या है ये? उपरोक्त में से सभी। मूल्य निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, हार्ड डिस्क पर, यादृच्छिक अभिगमन यानी रैम पर, रोम पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किस में प्रणाली डेवलप्ड है? ये रैम में होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। पद MB प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, इनमें से क्यों नहीं? तो ये जो है हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? ये रोमांसिंग विद लाइफ, विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक इसमें जो है हम लोग क्या, एक मिनट, पद MB, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मेगाबाइट। रोमांसिक विद लाइफ जो 80 क्वेश्चन 82 फिर नंबरिंग फिर गलत कर दिया है। रोमांसिक विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? देवानंद, कल्पना चावला, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर। तो इसको किसने लिखा है भाई? देवानंद ने। तो देवानंद प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं बॉलीवुड के, उनकी पुस्तक थी ये, रोमांसिक विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? गिटार, बांसुरी, वायलिन, सितार। तो जाने माने दुनिया के भौतिकविद अल्बर्ट आइंस्टीन ये वायलिन बजाने में माहिर थे। क्योंकि इसमें किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? JRD टाटा, आचार्य नरेंद्र, सत्यजीत रे, C सुब्रमण्यम। तो किसको नहीं मिला है? ये आचार्य नरेंद्र देव को। तो भारत रत्न जो कि 1954 से दिया जा रहा है, यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता है, आप जानते हैं। तो इसमें दिए गए विकल्पों में JRD टाटा को भी मिला है, सत्यजीत रे को भी मिला है, शिव सुब्रमण्यम को भी मिला है, और जो प्रथम मिला है किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। क्लियर? विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है? यूपी कमीशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा भूल भटकता रहता है। ये कब है? 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। भटनागर पुरस्कार निम्न से किसके लिए योगदान के लिए दिया जाता है? संगीत के लिए, पुरातत्व के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक कार्य के लिए। तो ये किसके लिए जाता है? विज्ञान के लिए। तो भटनागर पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। किसमें? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बेहतरीन या उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये पुरस्कार कब से शुरू हुआ? यह 1957 से शुरू किया गया है। इनसाइड IB एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मोर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इनसाइड IB एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मोर्स के पुस्तक लेखक कौन है? चलिए, R. इनकाव, K. शंकरन नायर, R. B. शाही, इनमें से कोई नहीं। कौन है?
तो ये जो है के शंकरन नायर है। कौन है? के शंकरन नायर। व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, मालती जोशी, मन्नू भंडारू। तो ये कौन है भाई? चित्रा मुदगल। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णु प्रयाग से। तो कहाँ से निकलती है? ये गोमुख से निकलती है। भागीरथी गोमुख से यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख नामक स्थान से। और आप जानते हैं कि देवप्रयाग के बाद यह गंगा के नाम से जानी जाती है। इनमें कौन सा भारत में निर्वनीकरण डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण, मृदा अपरदन। तो यह किसके लिए नहीं है? यह नगरीकरण। इससे जो है निर्वनीकरण का प्रभाव थोड़ी है। हिमालय में जल स्रोत सूख रहे हैं, ये निर्वनीकरण का प्रभाव है। जैव विविधता की हानि हो रही है, ये भी निर्वनीकरण प्रभाव है। मृदा का पर्दन हो रहा है, उससे हो रहा है। जबकि नगरीकरण से भारत में निर्वनीकरण हुआ, ना कि निर्वनीकरण से नगरीकरण। ठीक है। भारत में भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल, कहाँ पर है ये? यह है देहरादून में। इनमें कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोशी, मंदाकिनी। किसका नहीं है बताइए? तो इसमें जो कोसी नदी है जो कि नेपाल क्षेत्र से निकलती है, इसका स्रोत हिमनदों में नहीं है। जबकि यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी तीनों का स्रोत हिमनद है। ठीक। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती हैं, जबकि यमुना नदी बंतरपुच्छ पश्चिमी ढाल स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई धान चोटी के उत्तर से निकलती है। भारत का इनमें से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में एक है? कोलकाता, चेन्नई, बृहत्तर मुंबई, नई दिल्ली। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है वह नई दिल्ली भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? बाढ़ों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी, वन्य जीवों में अभिवृद्धि। तो वन्य जीवों में अभिवृद्धि हुई भाई। जैसे जैसे भारत में जनसंख्या बढ़ी है तो वन्य जीव घटे हैं कि बढ़े हैं? चलिए बताइए क्या हुआ है? सीधी सी बात है, वन्य जीवों में कमी हुई है, ना कि वृद्धि हुई है। बाकी सब सही है। भारत में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में। तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? दक्षिण पूर्व में। अब देखिए इसमें जो खनिज संपदा का विभिन्न क्षेत्र है, इसको हम लोग कुल 5 भागों में बांटते हैं। जैसे उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्व में आपको खनिज संपदा का भंडार मिलता है। उदयन वासव दत्ता की दंतकथा संबंधित है? उज्जैन से, मथुरा से, महिस्मती से, कौशाम्बी से। तो ये किससे संबंधित है? कौशाम्बी से। तो उदयन वासव दत्ता प्रेम कहानी का वर्णन हमें भास लिखित प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासव दत्ता से मिलता है। कैसे मिलता है? स्वप्न वासव दत्ता से मिलता है। निम्नलिखित देश निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने। तो सर्वप्रथम जो है जो मूर्ति पूजा का साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है आपको? देश में वैदिक धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? नहीं, सर्वप्रथम मूर्ति बनना, मूर्ति पूजा। ठीक है। तो पूजन वैदिक धर्म से। कौन सा एक कनिष्क के दरबार में संबद्ध नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। कौन नहीं था? पतंजलि। तो पतंजलि। तो देखिए कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी था। किस धर्म शाखा का? और आप जानते हैं कि इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और इसके दरबार में जो है प्रमुख जो नवरत्न रहे, जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक और मथुरा थे।
अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण एवं सूत्रालंकार की रचना की। अब बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है इसे, हम लोग जानते हैं बुद्धचरित को। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और वशिष्ठ ने जो चौथी बौद्ध संगीत थी बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभास सूत्र की रचना की। कनिष्क के दरबार के एक और रत्न चिकित्सक चरक ने औषधि पर चरक संहिता की रचना की थी। ठीक, तो पतंजलि नहीं है। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकटदा से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। कालसी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। तो ये किसके लिए फेमस है? यह अशोक के शिलालेख के लिए फेमस है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा है? चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। कौन रहा है? चलिए बताइए। ये राष्ट्रकूट। कौन रहा है? राष्ट्रकूट रहा है। ठीक है, तो जो राष्ट्रकूटों के दौर है लगभग 736 ईस्वी में दंती दुर्ग इनकी स्थापना इन्होंने किया था उसी समय। और उसने माल्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। और दंती दुर्ग के चाचा एवं उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। उस दौर की कहानी। अब देखिए अशोक का थोड़ा सा हम शिलालेख जिक्र कर लेते हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं जिसमें कुल 13 शिलालेखों का वर्णन मिलता है, इसमें मैं कुछ शिलालेखों पर जिक्र करूँ। जैसे आपके पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में अशोक मनुष्य एवं पशु दोनों चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरे में राजकीय कार्यों का आदेश दिया गया है और हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथे शिलालेख में क्या है? भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। और 5वें में धर्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। छठे में क्या है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और 7वें में 8वें में क्या है? तीर्थ यात्राओं पर उल्लेख किया गया है। और 9वें में सच्ची भेंट या सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। और 10वें में क्या है? अशोक ने आदेश दिया है कि राजा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। और 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक संबद्ध रहा है? चालुक्य। ये तो राष्ट्रकूट हो गए। क्लियर। मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यभिचारा, व्यवहारिका, अन्नपाल, प्रतिष्ठा। तो ये कौन था? समाहर्ता कहा जाता था। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, वेंगी। गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, वेंगी कौन थी? तो ये थी वेंगी। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? भारवी ने, बिल्हड़ ने, दांडी ने, सोमदेव ने। किसने लिखा है भाई? ये लिखा है दांडी ने। किसने लिखा? दांडी ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान, नागार्जुन कोंडा, सकल अथवा सियालकोट, पाटलिपुत्र। तो सातवाहनों की राजधानी क्या था? तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। तो पुराणों के अनुसार जो कृष्णपुत्र एवं उसके उत्तराधिकारी शतकर्णी प्रथम शासक हुआ था। इस सातवाहन वंश का प्रथम क्या था? शतकर्णी उपाधि धारण करने वाला राजा भी था। और इसके शासन काल के बारे में यह जानकारी मिलती है कि ये नागनिका एवं नानघाट ठीक इसके समय के महत्वपूर्ण जानकारी वाले अभिलेख हैं जिससे हमको जानकारी मिलती है। और सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं एक राजसी यज्ञ संपन्न करके सम्राट की उपाधि धारण की थी। और इसने लगभग 56 वर्ष तक शासन किया था।
तो इसने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था? गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्णय किया था हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। तो आप जानते हैं कि सारनाथ जो स्तंभ है वो मौर्य सम्राट अशोक के समय में डेवलप किया गया था। तो वहाँ का स्तूप और ये स्तंभ दोनों का निर्माण अशोक ने किया था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव पायलट कारखाना वाराणसी सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, यही सभी है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ। तेल शोधन संयंत्र मथुरा। तो मॉडर्न बेकरी ये लखनऊ नहीं है, तो ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? कानपुर में। यही गलत है। ये कहाँ पर है? ये कानपुर में। ठीक। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं आगरा मथुरा में, एटा मैनपुरी, मिर्ज़ापुर झांसी, सीतापुर तथा बाराबंकी में। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है मिर्ज़ापुर तथा झांसी ज़िले में आपको लाल मिट्टी देखने को मिल सकती है। तो सोनभद्र का ज़िला भी इसमें आता है, जहाँ जो जंगली वन क्षेत्र है वहाँ पर लाल मिट्टी देख सकते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ, सहारनपुर। तो देखिए ये जो है सहारनपुर में होता है। कहाँ पे? सहारनपुर में। जबकि विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी का पूजा होता है। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला से कौन सा है? लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर, इलाहाबाद। तो ये जो है सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर जिला। तो उत्तर प्रदेश में एक ही स्थान पे आपको जो है संतरा मिलता है, और वह कौन सा क्षेत्र है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है पंचायत सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों के द्वारा। पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचन सूची में सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से किससे होता है? चलिए स्पष्ट करिए। अब तो कूट दे दिया आपको। चलिए बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। अब इसमें ढूंढिए कौन सा गलत है, ढूंढिए कौन सा गलत है आपके लिए। अगर गलत आपने ढूंढ लिया तो सही आप तुरंत निकाल लेंगे। बताइए। पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाला क्या सभी वयस्क वोट करते हैं? अरे भाई, जिसका उस निर्वाचन सूची में नाम रहेगा तो वही तो वोट करेगा। तो एक अगर गलत हुआ, 100% गलत, एक है गलत, तो ए भी गलत, बी भी गलत और डी भी गलत। अब विचार करने की जरूरत नहीं, सी सही हो जाएगा। 3 भी गलत है। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुनाव नहीं होता है। पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से होता है, उसी में निर्वाचक में से ही कोई उम्मीदवार बनता है, और फिर जो निर्वाचक सूची में शामिल लोग होते हैं वो निर्वाचन करते हैं। क्षेत्रीय विसरण मॉडल के अग्रदूत थे कार्ल ओसर, रिचर्ड हार्टसवर्ड, आर.एल. मोरिल, टी. हैगर स्ट्रैंड। कौन था? तो ये था टी. हैगर स्ट्रैंड। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है खीरी, महोबा, मथुरा, सोनभद्र। तो ये देखिए जो सोनभद्र की जनजातियां हैं जो कि मिर्ज़ापुर के कुछ जिलों क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्मा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज हुई थी? बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश में एक ही मात्र जिला जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में है, ललितपुर में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, गोकुल में। तो आप सभी जानते हैं कि मथुरा के क्षेत्र में जो बरसाना है, जहाँ पर प्रसिद्ध होली का त्यौहार लठमार होली मनाई जाती है। तो लठमार होली का संबंध बरसाना से है। तो लोक कथाओं के अनुसार जो है भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ इस दिन अपने गांव नंदगांव से राधा जी के गांव बरसाना गए थे, जहां राधा उनकी सहेलियों ने लठ से उन्हें भगाने का
प्रयास किया था। तो आज भी वही यहाँ पर स्त्रियाँ क्या करती हैं, पुरुषों को लाठियाँ बरसाती हैं। होली तभी मनाई जाती है यहाँ पे। सूची 1 को 2 से मिलान किया जाए। चलिए, उद्योग केंद्र और तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो आया है उस लिस्ट को एक बार रिवीजन आप जरूर कर लीजिए। देखिए, लकड़ी के जो खिलौने के लिए भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध रहा है? खेल का सामान, पीतल की मूर्तियाँ, दिया, सिलाई उद्योग। तो लकड़ी के कास्ट खिलौने अब दिए गए विकल्प के अनुसार देखना है। खेल के सामान के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर उत्तर प्रदेश का मेरठ है। ये श्योर हो गया कि बी का 1 ही होगा। अब बी का 1 आप देख रहे हैं कि 2 विकल्पों में दे रखा है। बी का 1 2 विकल्पों में। अब क्या करें? इसका मतलब सी या डी आंसर होगा। पीतल की मूर्तियाँ, तो पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में तो बनती नहीं हैं कि बनती हैं? बनती हैं, दिए गए ये यहाँ पर बनती है। तो सी का 4 हो गया। देखिए, सी का 4 होना चाहिए। अब बी का 1। अब गजब बात हो गई ये कि सी और डी में दोनों वही दिया है। तो दिया सिलाई उद्योग जो है ये बरेली में है। कहाँ पर है ये? बरेली में। तो डी का 2 होना चाहिए। तो डी का 2 विकल्प डी में दिया है। और लकड़ी कास्ट खिलौने का वाराणसी, हालांकि वाराणसी जो है साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। कथन है और कारण है, इस पर विचार करना है हम लोगों को। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रभावी रहती है। चलिए, पहला कथन देखें। सबसे पहले हम लोग दोनों कथनों को ये ध्यान देना होता है, क्या दोनों कथन सत्य हैं? पहला, हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखी विपरीत धारा नहीं पाई जाती। विषुवत रेखी जो धाराएं चलती है एल नीनो वगैरह, तो ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती। ठीक, ये बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा प्रभावित होती है। बिल्कुल प्रभावित होती है, तभी तो भारत में मानसून का आगमन होता है। तो क्या ये दोनों कथन एक दूसरे से संबंधित है? आप संबंधित करिएगा। हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखी विपरीत धारा नहीं पाई जाती, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा प्रभावी रहती है। बिल्कुल सही है, अर्थात विकल्प ए सही होगा आपका। स्पष्टीकरण भी है और दोनों सही भी हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। आपके फसल है और उत्पादक क्षेत्र है। नारियल, केला, मूंगफली, चाय। चलिए बताइए, तो जो है दे दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो नारियल कहाँ पे होता है? कीनिया किसके लिए जाना जाता है ये बताओ। कीनिया को सब जानते होंगे। तो देखिए, हम डी का 1 हमें मालूम चल गया कि कीनिया में जो है चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चाय के निर्यात के लिए वो भी जाना जाता है। तो डी का 1 और डी का 1 मात्र एक ही विकल्प में दिया है। आंसर तो कभी कभार ऐसे ही निकल जाता है। नारियल जो है पापुआ न्यूगिनी में होता है, जो कि ये आपका मध्यवर्ती जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। केला जो है यह इक्वाडोर में होता है। अब मूंगफली सेनेगल में होता है। सब अफ्रीकी देश हैं। निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम बताइए। निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम बताइए। प्लीस्टोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन, मायोसीन। मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। होलोसीन, मायोसीन, प्लीस्टोसीन, प्लायोसीन। प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, मायोसीन। इसमें देखिए, सबसे पहला जो युग है वो मायोसीन युग है, फिर उसके बाद प्लायोसीन है, फिर प्लीस्टोसीन है, फिर होलोसीन है।
यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे का आयोजन किस दिन होता है? 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर। यह किस दिन होता है आपको स्पष्ट करना है, तो जल्दी बताइए। ये 20 नवंबर को होता है। कब होता है? 20 नवंबर को। अंग्रेजी को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब, अंग्रेज़ों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, नजीमुद्दौला। कौन था? कौन था? बताइए। मीर जाफ़र, जिसने दीवानी दी थी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध संपन्न होता है, तब बक्सर के युद्ध के पहले की जो स्थिति है, अंग्रेज़ों ने मीर कासिम की जगह किसको बैठाया था? मीर जाफ़र की जगह। और मीर जाफ़र को बंगाल का दोबारा नवाब बना करके अक्टूबर 1765 में जब उसकी मृत्यु हो गई, तो अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी मिल गई। कब? 12 अगस्त 1765 को। तो उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र ही था। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह स्वतंत्रता कब प्राप्त की गई थी? यह 1935 ईस्वी में, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख हैं तथा इसे स्वीकार न करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। किसका प्रसिद्ध कथन है? तो यह कथन था किसका? जवाहरलाल और मोहम्मद अली जिन्ना का। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और अशोक लाहिड़ी, एन.के. सिंह, उपेंद्र प्रसाद सिंह, अमरजीत सिंह। तो ये कौन है? एन.के. सिंह। बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जा सकती है: शुद्ध घरेलू पूंजी की प्राप्तियों के द्वारा, शुद्ध विदेशी पूंजी की प्राप्तियों द्वारा, केंद्रीय बैंक से शुद्ध अल्पकालिक ऋण लेकर। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या सभी? उपयुक्त सभी। ये क्या होगा? केंद्रीय बैंक से शुद्ध अल्पकालिक ऋण लेकर के। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय के लिए सही है? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम होती है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति शून्य होती है। प्रयुक्त में से कोई नहीं। ये होता है उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति होती है यहाँ पर अधिक होती है। तो ये रहे प्रैक्टिस सेट नंबर, या जो आपका टेस्ट सीरीज नंबर 7 है, जिसको आज कंप्लीट किया गया। तो प्रतिदिन सुबह रात्रि 9 बजे इसको देखना ना भूलें। रेगुलर अगर आप जुड़े हैं, तो मैं पूरे आशा और विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। तो सिलेक्शन को अपने सुनिश्चित करने के लिए आप पर डे श्रृंखला से जुड़े रहिए। तो इसके PDF के लिए हमारे आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम भी हमारा श्याम IAS के ही नाम से, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको पर डे PDF मिल जाता है। तो आप उसे हल करिए और फिर यहाँ से आंसर मिला लीजिए। तो फिलहाल मित्रों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।